हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस 2026 की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, 4 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो इसी को देखते हुए आज के सेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। बेस्ट लेवल के 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 जो 4 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं, उसमें जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के सवाल किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो आज की इस क्लास में सबसे पहले जीके से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग प्लस मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको हर एक पोर्शन में से अपना स्कोर चेक करना है कि आप सभी का हर एक सब्जेक्ट में से कितना स्कोर बन रहा है और आपकी तैयारी किस लेवल की है। यदि आपको इस तरह के रियल क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपका कितना स्कोर बन सकता है। प्लस इस क्लास से आपको यह भी पता चलेगा कि आप किस टाइम किस तरह की तैयारी चल रही है, क्योंकि आज से 4 फरवरी के बीच में केवल 1 महीने का समय है। तो इन्हीं 30 दिनों में पूरे हमें कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के। तो साथियों, ये समझिए कि आज का ये जो क्लास होगा एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के आधे सिलेबस को कवर करने वाला है। तो इसलिए इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए डेली क्लास एक सुबह 8:30 बजे और एक शाम 7 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला 2025 में वास्तुकला के लिए किसे प्रदान किया गया था? प्रित्जर अवार्ड 2025 में वास्तुकला के लिए किसे प्रदान किया गया था? तो लियू जियाकुन को दिया गया था। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। यदि हम बात करें 2024 में वास्तुकला के लिए किसे प्रित्जर अवार्ड दिया गया था, तो रिकेन एम यामामोटो को दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एसएससी पुराने सवालों को अधिक पूछती है। ओके, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताएंगे कि किस संगीतकार को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर को दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत के राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक किसका होना तय होता है? भारत के राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिमंडल होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से कौन तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक थे? बताएंगे कि तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितने मीटर की होती है? तो ये 7.32 मीटर की होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, झेलम नदी निम्नलिखित में से किस उद्गम स्थल से निकलती है? जो झेलम नदी है वो किस उद्गम स्थल से निकलती है? तो ये वेरिनॉग झरना से निकलती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह की पहचान करिए। इनमें से कौन सा वामन ग्रह है? तो इनमें से देखिए एक वामन ग्रह जो कि आपका प्लूटो है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक रागमाला है? तो किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक रागमाला होता है? तो याद रखिएगा रविशंकर की है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस महीने मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस महीने मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद महीने मनाई जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको प्राप्त है? भारत में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए यानी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे पूरे
मान के चलिए 40 टेस्ट हमने प्रोवाइड कर दिया है। जीके जीएस और करंट अफेयर का पूरे 20 टेस्ट आपको मिलेंगे। इंग्लिश के पूरे 20 टेस्ट मिलेंगे। यदि आप इस टेस्ट को कंप्लीट लगा लेते हैं, यानी आप पूरे 1000 क्वेश्चन को तैयार कर लिया, तो समझिए आपका 80% सवाल तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से जीके जीएस करंट अफेयर और इंग्लिश का ये टेस्ट हमने आपके लिए बनाया है, जो इस टाइम आपका एसएससी हर शिफ्ट में सवाल पूछ रही है, जो आपका एसएससी की एग्जाम चल रही है। ओके, बहुत ही शानदार तरीके से। और आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस एग्जाम में केवल 2 मेन सब्जेक्ट है आपका, एक जीके जीएस करंट अफेयर है और एक इंग्लिश है। इन्हीं से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो आपको इस एक महीने में ये पूरा 40 टेस्ट जरूर लगाना है। 20 टेस्ट आपको जीके जीएस का लगाना है और 20 टेस्ट आपको इंग्लिश का लगाना है, बहुत अच्छी तरीके से। तो ये टेस्ट मात्र 59 रुपीज़ का है, ध्यान रखिएगा। ये टेस्ट आपका 59 रुपीज़ का है और इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये आपको पीडीएफ अपने पास मंगा लेना है। डेली आपको एक टेस्ट देना है, एक जीके जीएस का टेस्ट देना है, तो एक इंग्लिश का टेस्ट देना है, वो भी एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे। ये टेस्ट आपको कंपलसरी देना है एग्जाम से पहले, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 40 टेस्ट हमने आपको पेपर से पहले दे रहे हैं कि आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए और 1000 क्वेश्चन को तैयार करिए। इसके साथ में आपको हम मैथ प्लस रीजनिंग के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युग्म केरल से संबंधित है? इनमें से कौन सा नृत्य युगल केरल से संबंधित है? यदि हम बात करेंगे जैसे कथकली और मोहिनीअट्टम, ये केरल से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुदुचेरी का है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, कौन से खाद्य पदार्थ विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होते हैं? बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो मांस होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना होता है? तो 618 है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो सतलुज है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? बताइए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? तो ये नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को, अमर सिम्हा किसके दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों दिग्गजों में से एक थे? बताइएगा, अमर सिम्हा किसके दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों में से एक थे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? तो गुलबर्ग थी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को, जंग तालम कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हाल में जो आपका एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चला है, ये सवाल पूछा था कि जंग तालम कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम राज्य का है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, उड़ीसा में चावल को किस प्रकार की फसल माना जाता है? उड़ीसा में चावल को किस प्रकार की फसल माना जाता है? तो निर्वाह फसल माना जाता है उड़ीसा में चावल को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या होता है? तो अभी केंद्रीय बल होता है,
ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो कि अध्यक्ष थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में, जो 1886 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को, गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र जो इसका आयोजन किया गया था किस वर्ष में किया गया था? तो 1931 में किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? वेदिका है, छत्र है, हर्मिका है, लेकिन विमान नहीं है स्तूप की संरचना से संबंधित। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 80 करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखी है? तो किस खिलाड़ी की आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है, बताइए? तो माइकल टायसन की है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए, बताइए? शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके और साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि लगातार क्लास आ रही है, तो जैसे क्लास अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। ओके चलिए अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से किसे 2008 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था? किसे 2008 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा सरोज खान को दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 को, गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ कौन से साल में अस्थायी स्थल बन गया था? बताइए, गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ कौन से साल में अस्थायी स्थल बन गया था? तो ये 1955 में एक अस्थायी स्थल बन गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण कर ली थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता कौन बने थे? बताइए, जो 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता कौन बने थे? तो एंड्रियन ब्रॉडी बने थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? इसको आप याद करिए। 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो आवर पावर आवर प्लैनेट रखा गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? कौन सा संगठन जारी करता है? UNDP जारी करता है। भारत की स्थिति 2025 की बात करते हैं तो 130वां नंबर पे थी। ओके ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। यदि हम 2024 में बात करेंगे तो भारत 133 नंबर की थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ से इंग्लिश के बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप हल करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे इंट्रैक्टेबल, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, समानार्थी शब्द बताना होता है। इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है? जो जिद्दी होता है, क्या बोलते हैं उसे? जिद्दी बोलते हैं। जो अनुशासन न होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? इंट्रैक्टेबल बोलते हैं। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो डेफिएंट हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? डेफिएंट। डेफिएंट मतलब क्या होता है? न मानने वाला या जो विरोधी होता है। जैसे प्रॉपर मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, उचित होता है। वर्सटाइल मतलब क्या होता है? बहुमुखी, जो लचीला होता है।
कॉम्प्लीएंट मतलब आज्ञाकारी, सहमत होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, इसके लिए एक शब्द बताइए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप सभी को बताना है। जैसे क्या दिया है आपका, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, इसका मतलब कि कुछ हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास। जैसे हम कुछ हासिल करते हैं तो उसके लिए काफ़ी निरंतर प्रयास करते हैं, तो उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, रिकेंट। रिकेंट मतलब कि, रिकेंट का मतलब क्या होता है भाई, अपने कथन को वापस लेना होता है। परसेवरेंस का मतलब क्या होता है कि लगातार प्रयास। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका जो बनेगा बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, जो कि कुछ हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास को क्या बोलेंगे भाई, लगातार प्रयास, यानी परसेवरेंस बोलेंगे। ऑप्शन बी इस सवाल के राइट आंसर हो जाएंगे। और यूफेमिज्म का मतलब क्या हो जाएगा भाई, जो कि आपका कोमल या सज्जन होता है। और परस्पेशियस का मतलब क्या होता है, जो दूरदर्शी होता है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई मदर ऑलवेज टू हेल्प पीपुल। बताइए, मेरी माँ हमेशा लोगों की मदद करने के लिए रहती है। तो इसमें फिल क्या होगा भाई, माई मदर ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प पीपुल होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कि टर्न अ डिफ ईयर, इसका मतलब हो जाए कि भाई अनुशासन का, क्या अनुशासन के लिए मदद करें, नहीं। टेक्स अ रेन चेक, इसका मतलब बाद के लिए टालना, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, गोज द एक्स्ट्रा माइल होगा। यानी भाई एक प्रसिद्ध मुहावरा है कि अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर प्रयास करना या किसी की अतिरिक्त मेहनत करना। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे आप लोग। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, बताइए भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है जो इलेक्ट्रिक करंट जिसे मापा जाता है, बताइए। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, थर्मामीटर, ये तो भाई तापमान को मापता है। एमीटर, ये हो जाएगा भाई, क्योंकि यही तो है एमीटर। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। कंपास, कैलकुलेटर, जो गणना हम करते हैं। कंपास मतलब जो दिशा यंत्र होता है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम्स ऑफ इवैनसेंट। इसका समानार्थी शब्द बताइए। इवैनसेंट का मतलब क्या होता है भाई, क्षणिक होता है। क्या होता है, क्षणिक होता है। या आप बोल सकते हैं अस्थाई से बोलते हैं, और क्या कह सकते हैं, या तो भाई शीघ्र कह सकते हैं। तो बताइए इसका क्या समानार्थी शब्द निकलेगा। जैसे आपका एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, आदर्श होता है। उसके बाद आपका इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल होता है। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, नकल होता है। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है। तो फ्लिटिंग, फ्लिटिंग का मतलब क्या होता है भाई, आपका क्षणिक, अस्थायी या शीघ्र होता है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ एन एरर विथ रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। यानी आप सभी को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को विथ एरर, जो एरर है विथ रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी आपको यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस के रूप में आपको एरर बताना है, आइडेंटिफाई करना है। सी सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग, भाई आप सभी को प्रेजेंट टेंस के रूप में आपको एरर देखना है। तो इसमें भाई यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत प्रयोग है। सही क्या होगा, सी इज सिंगिंग होना चाहिए ना भाई। तो ये क्या है, रॉन्ग है भाई, यानी पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग है भाई, ध्यान रखिएगा। सी इज सिंगिंग होना चाहिए, सी इज सिंगिंग रोमांटिक सॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, एरर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। जैसे लाइंग मतलब झूठ बोलना होता है, टेबुलर मतलब क्या होता है, सारणीबद्ध होता है। जो सारणी किसी चीज का बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर। लाइंग मतलब झूठ बोलना होता है। रिटेन मतलब लिखित होता है। कैलेंडर, स्पेलिंग क्या होता है कैलेंडर का भाई, CALENDAR होता है, लेकिन आप देखिए ई दिया है, CALENDAR होता है, कैलेंडर होता है। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, क्या बनेगा परफेक्ट आंसर।
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इंडीड जैक इज वन ऑफ द क्लेवर मैन आई हैव एवर मेट। बताइए आपको भाई इंप्रूव करना अंडरलाइन पार्ट यानी क्लेवर को इंप्रूव करना, सही करना, इसके जगह क्या बन सकता है? जैसे कि इंडीड जैक इज वन ऑफ द क्लेवर मैन आई हैव एवर मेट, इसका मतलब कि सचमुच जैक उन चतुर व्यक्तियों में से एक है जिनसे मैं कभी मिला हूं। तो क्लेवर की जगह क्या हो जाएगा? वन ऑफ द क्लेवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन ऑफ द क्लेवरेस्ट, यानी क्लेवर की जगह क्या हो जाएगा भाई? द क्लेवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, वन ऑफ द क्लेवरेस्ट सबसे सही आपका विकल्प ऑप्शन बी है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिक्लूस का समानार्थी शब्द बताइए। रिक्लूस का मतलब होता है अलग थलग रहने वाला, जो अलग एकदम रहता है, बिल्कुल उसे दुनियादारी से मतलब नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं भाई? क्लोजनेस बोलेंगे, निकटता नहीं बोलेंगे, सॉलिटरी बोल सकते हैं भाई, क्योंकि सॉलिटरी का मतलब होता है कि बिल्कुल अलग थलग रहने वाला, दुनिया से मतलब ही नहीं, यानी बी ऑप्शन सॉलिटरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और सोशिएबल का मतलब क्या होता है? मिलनसार, जिसे हम बोलते हैं। कैंडिड का मतलब क्या होता है? स्पष्टवादी बोलते हैं। ठीक है, इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज बीइंग आस्क्ड व्हाई देयर हैज बीन नो टेकन इट। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि अभी तक कोई क्यों नहीं लिया गया, मतलब क्या एक्शन नहीं लिया गया है? बिल्कुल भाई, क्यों यहाँ पे पूछा रहा है कि यहाँ पर क्यों अभी तक कुछ काम नहीं किया गया, एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? तो यहाँ से ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण तो होगा नहीं भाई। सिंप्लीफिकेशन, सरलता होगा नहीं। एट्रीब्यूशन, श्रेय देना, ये नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? एक्शन होगा। यहाँ पे क्यों एक्शन अभी तक नहीं लिया गया? ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए भाई रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करिए आप लोग। एक निश्चित कूट भाषा में बाइक, कार, स्कूटर को डबल एस डबल आर डबल पी लिखा जाता है, और कार, साइकिल, ट्रक को डबल पी डबल टी डबल एल लिखा जाता है, और साइकिल, बाइक, ट्रेन को डबल आर डबल जेड डबल टी लिखा जाता है। उस कूट भाषा में स्कूटर को कैसे लिखा जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो जैसे आप सभी से सिंपल पूछा क्या? स्कूटर का, तो स्कूटर का कोड क्या होगा? कॉमन चेक करते हैं। देखिए स्कूटर इसमें भी है और किसी में स्कूटर है नहीं, इसका मतलब कि ये इलिमिनेट मेथड लगेगा, इसमें हम कोड को इलिमिनेट करेंगे। चलिए तीनों के कोड को लिखते हैं। सबसे पहला कोड, दूसरा कोड, तीसरा कोड। पहले का कोड क्या है? डबल एस है, डबल आर है, डबल पी है, ये है पहला कोड। दूसरे कोड यहाँ पे है डबल पी डबल टी डबल एल, ये दूसरे का है। ठीक है, अब तीसरे का कोड देखिए कहाँ पर है? नीचे है, डबल आर डबल जेड और डबल टी। तो इसको हम इलिमिनेट करेंगे, देखेंगे जिसमें देखिए स्कूटर किस में आपका पहले वाले कोड में, बाइक, कार, स्कूटर, यानी हमारा आंसर इसी मिलेगा, इसी पहले वाले कोड में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखिए डबल पी इसमें भी है, पहले वाले कोड में, दूसरे वाले में भी डबल पी है। उसका देखिए पहले वाले कोड में डबल आर है और थर्ड वाले में भी डबल आर है। इसका मतलब केवल एक बच रहा है यस, डबल यस, यानी स्कूटर का कोड क्या हो जाएगा? डबल यस हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सॉल्व कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को। एक निश्चित कूट भाषा में मिल्क को 56-42 के रूप में लिखा जाता है, लाइक को 84-25 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा बताएंगे। जैसे मिल्क है MIL के, मिल्क में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड दिया गया है, 56-42। लाइक है आपका LIKE, लाइक है, इसमें आपका 4 अक्षर है, 4 अलग कोड दिया गया। पूछा किसका? ई का। ई हम कॉमन चेक कर, देखिए मिल्क में तो ई है नहीं भाई, लाइक में केवल ई है, यानी हमारा आंसर इसी मिलेगा। अब इसमें तो कॉमन वाला मेथड इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें तो एलिमिनेट को हम करना पड़ेगा। एलिमिनेट हम किसको करेंगे? जो आपका कोड हुआ होगा। जैसे देखिए मिल्क में यम है, लाइक में यम है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। उसका देखिए 2 इसमें भी है, मिल्क में 2 लाइक में है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। उसका देखिए मिल्क में 4 है और लाइक में भी 4 है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए लाइक में केवल 8 बच रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? ई का कोड 8 हो जाएगा, जो किसी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। जो पूछा रहेगा जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा। देखिए हमसे ई पूछा था तो लाइक में ई है, तो इसी में हमारा आंसर आएगा।
जो एक नंबर केवल बचा 8, तो ई का कोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा नंबरों का श्रृंखला दिया है और हमें 30 आंसर लाना है, यानी इसमें तो हमें LHS बराबर RHS करना पड़ेगा, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर। चलिए भाई पहला ऑप्शन को उठाते हैं। जहाँ पर 11 होगा वहाँ पे 6 रख देंगे और जहाँ पे 6 होगा वहाँ पे 11 रख देंगे, उसके बाद बॉडमस के मिला के हल कर देंगे। देखिए आपका एक ब्रैकेट में 8/2 है, गुणा 11 है तो 6 रख देंगे भाई, -9 11 गुणा है आपका 3 है प्लस, चलिए साथी हाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस ब्रैकेट में आपका 51/17 है, गुणा यहाँ से आपका देखिए लास्ट में 6 है तो 11 रख देंगे। ये हमारा समीकरण बनकर तैयार है। अब इसमें हम बॉर्डमर स्कीम लगा के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 2 का भाग पहले वाले में 2 का भाग 8 में करेंगे तो 4 बार में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा, -9 गुणा 3 प्लस, अब ये ब्रैकेट है 17/51, यानी यहाँ से 3 बार में हो जाएगा और गुणा 11 हो जाएगा। तीसरा स्टेप करते हैं, 4 छंग 24 यहाँ से हो जाएगा, -9 3 27 यहाँ से हो जाएगा, प्लस 11 3 33 यहाँ से हो जाएगा। देखिए ये प्लस 33 है, ये प्लस 24 है, कितना हो जाएगा +57 हो जाएगा। 57 में से आपको 27 माइनस करना है तो कितना बचेगा 30 बनेगा। देखिए हमें यही 30 आंसर लाना था, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 11 और 6 बदलने से हमारा LHS बराबर RHS आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आपको सवालों को हल करना है। ओके चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। ब्लू का कोड इतना किया है, कैप्स का कोड इतना किया है, तो बी का कोड क्या होगा। सिंपल बी का कोड पूछा तो सबसे पहले हम कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए ब्लू में बी है और कैप्स में बी है, इसका मतलब कि इस बार हमें कॉमन मिल गया, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन दिखाई दे रहा होगा। देखिए कौन सा है, देखिए पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में 3 है, यानी बी का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। MSN LRM KQL JPK क्वेश्चन मार्क। तो साथियों जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो हमने आपको बताया है कि आप सभी को केवल पहले का अक्षरों का कोड निकालना है। जैसे देखिए यम है, इसका यल है और यहाँ पे के है और यहाँ पे जे है, तो इनका कोड करें यम 13 यल 12 के 11 जे 10। देखिए 13 12 12 से 11 11 से 10, यानी -1 हो रहा है भाई, सभी -1 हो रहा है। तो हम 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9। 9 पे कौन आता है आई आता है, यानी जो ऑप्शन हमारा मिलेगा वो आई से मिलेगा। या तो पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आई से तो भाई मिल चुका है। या तो पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन बी। दूसरे अक्षर को चेक करते हैं, या तो ओ आ जाएगा या तो जे आ जाएगा। देखिए इसमें यस है दूसरा अक्षर, इसमें आर है और इसमें क्यू है और इसमें पी है। यस होता 19, आर होता 18, क्यू होता 17, पी होता 16। देखिए इसमें भी -1 हुआ है, 19 से 18, 18 17 17 16, 16 से 15, 15 पर कौन आता है भाई ओ आता है, आई ओ आपका, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर है। ओके तो उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। 4 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। हम आपको बता दें कि आपके एक शिफ्ट में कम से कम 3 सवाल ये पूछा जाएगा साधारण ब्याज से। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100 होता है। प्रिंसिपल आपका सबसे अधिक नंबर में 2500, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, टाइम आपका 4 वर्ष दिया है बटे में 100 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 25 से का 100 100 या 300 हो जाएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ओके चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। किसी वस्तु पर 12% और 18% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के लिए एकल समतुल्य मूल्य वृद्धि कितनी है। बताइए दोस्त, जब 2% दो तो आपको या तो रेशियो मेथड लगा लेना है या तो भाई फॉर्मूला वाला ए प्लस, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान में 100,
ये फॉर्मूला लगा दीजिए, या तो रेशियो मेथड, किसी वस्तु में 12% और 18% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के लिए यानी बढ़ रहे हैं, यानी रेशियो का मेथड हम अप्लाई करेंगे तो 100 से 112 हो जा रहा है और 100 से 118 हो रहा है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, वो आसान रहेगा। देखिए ए प्लस बी यानी 12 + 18 प्लस 12 × 18 बटे में 100। ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, तो चलिए हल करिए। जैसे 12 18 कितना होता है 30 होता है, प्लस अब 12 × 18 कितना होगा भाई आपका 18 दूना 36 का 6 3, 18 कम 18 3 21, 216 बटे 100 करेंगे। जब हम लोग 100 का भाग 216 में करेंगे कितना आएगा 2 दशमलव आपका समथिंग आपका कितना आएगा 6 आ जाएगा, 2 1 6 आएगा। तो यहाँ से 2 दशमलव आपका कितना हो जाएगा 32 समथिंग 1 6 आंसर आएगा भाई, यानी सी ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2.16 आएगा 100 का भाग 216 में करने पर, 100 दूना 200 पॉइंट 160 यानी 2.16 यहाँ से 30 प्लस 2.16 यानी 32.16 हो जाएगा, यानी सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 53। आयत का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर है, तो लंबाई 21 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई ज्ञात करिए। एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया आपका क्षेत्रफल 420 दिया है, लंबाई 21 दिया है, ब्रेथ आपसे पूछ दिया है, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, यानी ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, 20 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक, किसी प्रकार का डाउट? ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल था भाई। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 को। 8 12 18 24 और 36 का लसपा ज्ञात करिए, यानी ये तो आप सभी से क्या पूछ दिया भाई लसपा पूछा भाई, बताइए कितना होगा 18 12 18 24 और 36 का कितना हो जाएगा 18 12 18 24 36। तो इसका यदि आप एलसीएम निकालते तो 72 आएगा। कितना भाई 72, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। या तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं सभी, देखिए भाग, जैसे हम भाग यदि हर एक जैसे आपका 72, आप देखिए 8 का भाग 72 में पूरी तरीके से चल जाएगा, 12 का भाग 72 में पूरी तरीके से चल जाएगा, 18 का भाग भी चला जाएगा, 24 तिया 72 हो जाएगा, 36 तिया 72 हो जाएगा, यानी इसका लसा पे कितना होगा 72 होगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं, भाग करके भी निकाल सकते हैं भाई, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55। रोहित ने एक जैकेट को ₹7,930 में बेचकर 22% का लाभ कमाया। जैकेट का क्रय मूल्य लागत मूल्य ज्ञात करिए, यानी जैकेट का कास्ट प्राइस पूछा भाई। तो कास्ट प्राइस बराबर क्या होता है जो लागत जो 7,930 में बेचकर, यानी 7,930 में बेचकर 22% का लाभ, यानी 100 में खरीदा हुआ 22% का लाभ बेच रहे हैं, यानी 122 बटे हो जाएगा इंटू आपका 100 हो जाएगा। इसको हल करिए आपका आंसर निकल जाएगा। भाई कास्ट प्राइस आप कैसे निकालते हैं एसपी अपान में प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100 ऐसे निकालते हैं ना। तो यहाँ से कास्ट प्राइस बराबर क्या सेलिंग प्राइस कितना है 7,930 है, 22% का लाभ यानी 100 से 122 यानी 122 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका पूरे 6500 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2025 साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था? बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2025 साहित्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया था? तो बानो मुश्ताक को दिया गया था हार्ट लैम्प के लिए, ध्यान रखिएगा। और जॉर्जिया गोस्पोडिनो को 2023 में दिया गया था। 2023 का पूछ दिया तो किसको दिया गया था? जॉर्जिया गोस्पोडिनो को दिया गया था। यदि 2024 को बात करेगा तो भाई जेनी एपर्नबैक को दिया गया था। ठीक है, 2025 में बानो मुश्ताक को आपका हार्ट लैम्प कन्नड़ के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से खो खो विश्व कप स्वच्छ भारत अभियान 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? खो खो विश्व कप स्वच्छ भारत अभियान 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो सलमान खान बने थे, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत में 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59।
हाल ही में किस राज्य के उद्यान में गोल्डन टाइगर रिजर्व देखे गए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। हाल ही में किस राज्य के उद्यान में गोल्डन टाइगर देखे गए थे? तो ये काजीरंगा में देखा गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन हल करिए आप लोग इस सेशन के। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। उस ग्रंथि का नाम बताना है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया। तो बताइए आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूँ दोस्त आपका बहुत अच्छा स्कोर बना होगा। लगभग जो 45 का टारगेट हमने दिया था उसको आपने कंप्लीट किया होगा। यदि किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। डाउट लेकर नहीं चलना है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करिए। देखिए केवल हमें क्वेश्चनों पे बात करना है, इधर उधर की बात नहीं करना है, इसलिए हम केवल क्वेश्चनों पर फोकस कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि पेपर में केवल 1 महीने का समय, तो इसी 1 महीने में पूरे जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो इसलिए साथ आप बस आपका तैयारी चाहिए, आपका साथ चाहिए। डेली क्लास हम जो आपको देंगे उसको कंप्लीट आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो पीडीएफ वो टेस्ट जो हमने आपको दे रहे हैं 40 टेस्ट, उसको आप जरूर परचेस करिए। उस नंबर पे आपको मैसेज करना है और टीम आपको प्रोवाइड कर देगी अच्छी तरीके से, ओके। और भी कोई डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते साथ ही कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।